हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष हूँ। 2024 का वर्ष है और ये जनरल इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। अभी सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो बनाए हुए हैं। उन मैनिफेस्टोज़ में बहुत कुछ आपको सुनने समझने और पार्टी क्या एग्जीक्यूट करने वाली है आफ्टर इलेक्शन। तो मैं 5 मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं वो पहला मुद्दा मैं रखता हूं कि एजुकेशन फॉर ऑल। ऐसा एजुकेशन भारत सरकार को देनी चाहिए जो भारत के सभी नागरिकों के बच्चे, हाँ, समान अवसर के साथ, कोई भी भाव समान होना चाहिए, कोई भी मतभेद नहीं होनी चाहिए एजुकेशन के मामले में। तो मैं समझता हूँ और वन नेशन वन एजुकेशन की बात मैं करता हूँ और वन बोर्ड चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पूरे देश को कंट्रोल करते हैं तो मैं उसे सही मानता हूँ, क्योंकि एजुकेशन ही सही नहीं होगा तो फिर आप बात करेंगे कि आरक्षण बेमानी है, आप बात करेंगे कि इनका प्रमोशन बेमानी है, आप बात करेंगे कि इन्हें इंग्लिश बोलने नहीं आते हैं, आप बात करेंगे कि इन्हें शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आते हैं। और सामाजिक जो जस्टिस है, न्याय है, सामाजिक न्याय की बातें करना बेमानी हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि केजी से लेकर के पीएचडी तक सरकार को शिक्षा मुफ्त करना चाहिए, एजुकेशन फ्री करना चाहिए अप टू पीएचडी और डीलिट। और साथ ही एससी एसटी के बच्चों को और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, किसी भी वर्ग से हो, उन्हें भी, लेकिन प्रायोरिटी एससी एसटीज़ के बच्चों को मिलनी चाहिए। विदेश में जा कर के चाहे वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करे, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ पढ़ाई किया था, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जा कर के पढ़ाई करे। तो R&D करने में, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, पीएचडी करने में, डीलिट करने में, दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में उन्हें पढ़ने का हक होना चाहिए। तो एजुकेशन फॉर ऑल, और वह बिल्कुल एजुकेशन फ्री होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, विशेषकर क्या होना चाहिए, क्वालिटी फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी सभी बच्चों को मिलना अनिवार्य है। ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि उन एजुकेशन के साथ साथ भारतीय संविधान की भी पढ़ाई होती रहनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति को, हर छात्र को, चाहे वह केजी से, किंडरगार्टन से शुरू करता है और पीएचडी तक, चाहे वह डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी हो या डीलिट हो, वहाँ तक भी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान की भी पढ़ाई करेगा, ताकि उन्हें कोई भी बरगला नहीं सकता है और वो अपने हक और अधिकार की बात, है ना, राइट्स और ड्यूटीज़ की बात को समझ सके। क्योंकि आज भारतीय संविधान के बारे में भी और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी लोग, खासकर जो एससी एसटी हॉस्टल्स है, वहाँ रह रहे बच्चे भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। यह सुनकर और देखकर मुझे भी घोर आश्चर्य हुआ कि जो आदमी बाबा साहब के अम्बेडकर हॉस्टल में रह रहे हैं और वो अम्बेडकर जी के बारे में 10 लाइन बोलने से कतरा रहे, तो उनकी एजुकेशन सिस्टम इतनी कमज़ोर है। तो हम चाहते हैं कि जापान की जो एजुकेशन सिस्टम है और वहाँ की एजुकेशन सिस्टम के अनुसार कि बचपन से ही
और जितना हायर एजुकेशन है वह बिल्कुल फ्री है और सरकार उसको एक जैसा एजुकेशन देती है। वह विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर के अध्ययन कर सकता है, पढ़ा सकता है, अध्यापक बन सकता है और देश को मजबूत करने में उनकी अग्रणी भूमिका होगी। तो ये क्वालिटी फाइनेंशियल एजुकेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पढ़ाई है, इन्हें ज़रूरी है इन्हें ज्ञान देना। और तीसरा मुद्दा है कि जो हमें जीडीपी के बारे में बताया जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और कई बातें बताए जाते हैं अर्थशास्त्र की कि हम काफ़ी डेवलप कर गए, हम विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन गए हैं, काफ़ी हम विकसित देश बन गए हैं। शायद ये सब कहना अनुचित है जब तक कि नहीं प्रति व्यक्ति आय में इजाफा नहीं आएगा, हमारा लाइफ स्टाइल जब तक नहीं बदलेगा तब तक मैं इसे नहीं मानता हूँ कि आप बहुत विकसित और अर्थव्यवस्था में बहुत समृद्ध वाला देश बन गए हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भारत का अभी मात्र 2000 से $2000 प्रति व्यक्ति आय है सालाना। और आप जब जर्मनी का सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे। $50,000 से भी ज़्यादा है। जापान का लगभग $50,000 के आसपास है। और अमेरिका की बात करें तो $80,000 प्रति व्यक्ति आय है। तो उनका लाइफ स्टाइल कितना आगे है और हमारा लाइफ स्टाइल कितना पीछे है, मात्र 2000। यदि आप अपने आप को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा किसको होगा? लेस देन 1% पॉपुलेशन जो उद्यमी है, बिजनेसमैन है। हम सब 100% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी आबादी है उन सबको फ़ायदा मिले, तो इसीलिए प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना होगा उसे करने की आवश्यकता है। तो और चौथा हमारा जो मुद्दा है वह एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। यदि वो स्किल्ड लेबर है तो स्किल्ड जैसा उसका जॉब मिलना चाहिए, यदि अनस्किल्ड है तो अनस्किल्ड रिलेटेड उसको जॉब मिलना चाहिए। जॉब की कमी नहीं बल्कि जॉब की भरमार होनी चाहिए। इसके लिए ऐसे अर्थशास्त्रियों का जो है एक टीम बनानी होगी जो देश में रोज़गार को पैदा कर सकता है। चाहे वह टेक्नोलॉजी का भी सहयोग ले सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत बहुत काम है और इसको किया जा सकता है और हो सकता है। क्योंकि जब राजीव गांधी जब आए थे 80 के दशक में तो कंप्यूटर की बात उन्होंने कहा था और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। आज ज़माना उन्हीं का है जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा और वो आज इम्प्लीमेंट हुआ है। आज हर घर में, हर इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर के बिना, लैपटॉप के बिना, डेस्कटॉप के बिना कोई काम ही नहीं होता है और रोज़गार भी नहीं गया बल्कि रोज़गार बढ़ा। तो इसीलिए इस पर हमें फोकस करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। और पांचवा मुद्दा मेरा है कि हम अपने सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस है ना फ्री करना है, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस या फॉर ऑल है ना। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर आबादी जो है वह हेल्थ में ही जो कमाया हुआ धन है उसे खर्च कर देता है और ज़्यादातर युवा युवतियां अपने परिवार और स्वयं में खर्च करते करते वह इतना कर्ज में डूब जाता है कि कभी कभी उन्हें आत्महत्या तक भी करना पड़ता है।
तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस को पूरी तरह से फ्री करना है सरकार को। तो ये हमारे 5 मुद्दे हैं जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं और ये सरकार को देखना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष विवेक देबरॉय, ऐसे लोग हैं जो 15 अगस्त के दिन अखबार में ऐसा छापते हैं कि भारतीय संविधान को समाप्त किया जा सकता है। अरे भाई, ऐसा क्यों चौंकाते हैं? भारतीय संविधान आपको इतना बड़ा अधिकार दिया, आप उसी को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। देश में कितने आरबीआई गवर्नर्स आए हैं, सभी के सभी इकोनॉमिस्ट रहे हैं, लेकिन मौजूदा वर्तमान आरबीआई गवर्नर मात्र आईएएस ऑफिसर है। उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आरबीआई गवर्नर के पद को इतनी बढ़िया से सुशोभित कर रहे हैं। पता नहीं ये सारे आईएएस ऑफिसर बड़े बड़े संस्थानों को सुशोभित कर सकते हैं, तो फिर ऐसे इकोनॉमिस्ट को पद देने की क्या ज़रूरत है? ऐसे आर.एन. मल्होत्रा, एस. वेंकट रमन, सी. रंगराजन, विमल जालान, वाई.भी. रेड्डी, डी. सुब्बा राव, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, इतने आरबीआई गवर्नर्स बनाए गए हैं। ये सारे के सारे बेकार है। तो ये सोचने का समय है, चुनाव का समय है, इसीलिए ये मुद्दे बेहतरीन है। और इन मुद्दों पर जो व्यक्ति एक्सपर्ट ही नहीं है, वह उस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है और वर्षों से चला रहा है। इस देश का सेम है, दुर्भाग्य है। और इतने बड़े संस्थान को बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आज भी उनके द्वारा लिखित जो रिसर्च उनके है, उनके आधार पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है। और उनके जो आर्टिकल्स है, उनके बुक्स है, वह बुक्स आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है आरबीआई को आगे चलाने में। उनके नाम को बेच करके कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं कितने लोग नोबेल पुरस्कार विजेता बन जाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ पर नाम तक नहीं लेते। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता देश को नहीं है और देश को संविधान से को बचाने के लिए हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो ये जो वर्तमान सरकार है, यह हिटलर शाही की तरह आगे बढ़ रही है। यह जो है वह बहुत ही खतरनाक शासक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ये सिकंदर बन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिकंदर ना बन जाए। सभी का अंत हुआ है, हिटलर का भी अंत हुआ है, इनका भी अंत होगा। यदि नहीं हुआ तो ये देश का दुर्भाग्य होगा और दुनिया के जो मानचित्र है, उस मानचित्र से पुनः जो है ये ख़त्म हो जाएगा और पुनः गुलामी की दौर में चला जाएगा। और इसे अगर बचाना है तो निश्चित रूप में युवाओं को आगे आना होगा। जब तक युवा पीढ़ी नहीं आएगा तब तक जो है देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। और यह चुनाव को हम सही चुनाव के रूप में उन्हें चुनेंगे। तो इसीलिए जो तरीका है उस तरीका को अपनाते हुए हमें भारतीय संविधान की रक्षा भी करना है, उन्हें बचाना भी है और अपने देश के नागरिकों के लिए अच्छे जो मुद्दे लेकर के जो पार्टियां आ रही है उनका हम समर्थन करते हुए नई सरकार बनाते हैं, ऐसा हमें लगता है। और ऐसे जो इकोनॉमिस्ट है नरेंद्र यादव जी भी है जो काफ़ी अच्छा काम किए रहे, लेकिन उन्हें उस तरह के पद नहीं मिले।
ये सब काफ़ी कमियां हैं। और आज तक SC STs को RBI गवर्नर का पद भी नहीं मिला है। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर SC ST के मेधावी और जो जानकार है, एक्सपर्ट्स है, उन्हें उस पद को सुशोभित करने के लिए नहीं दिया गया है। तो जब तक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनेगा, अगर ये डिक्टेटरशिप के शासन में भारत देश चलेगा तो बहुत मुश्किल है। और यहाँ का जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम चरमरा जाएगा। और जब एजुकेशन ही ख़त्म हो जाएगा तो वाकई में आपका सामाजिक आर्थिक विकास भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनावी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यह एक तरह से मतदाता जागरूकता अभियान की तरह है। जब से आचार संहिता यहाँ पर लागू हुआ है तब से मतदाता जागरूकता अभियान में मैं शामिल हुआ हूँ। और एक यहाँ के अखबार के माध्यम से लोगों से संवाद किया हूँ और बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिला है। सड़कों पर पैदल चल कर के और जागरूकता अभियान भी किया हूँ। मुझे बेहद खुशी होगी कि जब हम अच्छे मुद्दों को लेकर के आएंगे, धार्मिक मुद्दों से दूर रहेंगे। ये काम समाज के लोगों का है, सरकार का नहीं है। सरकार का काम सिर्फ विकास है, विकास है, विकास है। और किसका विकास है? वह समाज के सभी वर्गों का विकास करे। ये नहीं कि सिर्फ 2% बैठे हुए लोगों के ही विकास की बातें करे। अंतिम पायदान में जो बैठे हुए लोग हैं उनका डेवलपमेंट करे, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब अम्बेडकर की। तभी देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी भी, और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उनकी भी। तभी हमारा देश बच पाएगा। नहीं तो फिर जो है यह गुलामी की जो है वो जंजीरों में हम लोग बनते जाएंगे और फिर देश गुलाम होकर के रह जाएगा। और फिर अंग्रेज़ों की तरह और मुग़ल कालीन शासन में भी जैसे गुलाम थे, उसी तरह हमारा देश का जो है वो निर्माण होगा। तो ऐसे स्थिति में हमें जो बोलने की आज़ादी है, जो काम करने की आज़ादी है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए और विवेक देवराय जैसे व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को बदलने की बातें कहे। तो भारतीय संविधान को बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।